हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 28 अक्टूबर करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इनको आप कवर कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट आता है, फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस, बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, ग्रुप सी के एग्जाम के लिए। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है, ये बिल्कुल प्राइम बैच है, जिसको सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप जरूर जरूर ज्वाइन करिए, कंसिडर करिए ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर सारी पीडीएफ दी जा रही हैं, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, सभी तरह की जो एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस है, सब कुछ यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहले आ रहा है GS1 से, इवोल्यूशन ऑफ द महात्माज थॉट एंड फिलॉसफी, यानी कि महात्मा गांधी के जो विचार थे, उनकी जो दर्शन था, उनकी जो फिलॉसफी थी, वो कहाँ से, किस तरह से उसका विकास होता है, उसको देखें। तो गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ लियो टॉल्स्टॉय। तो जो टॉल्स्टॉय थे और जॉन रस्किन थे, उनकी जो किताबें थी, उनकी जो बातें थी, उनकी जो राइटिंग्स थी, उससे बहुत ज़्यादा अत्यधिक, अगर हम कहें कि अत्यधिक प्रभावित थे गांधी जी। फ्रॉम द फॉर्मर ही डिराइव्ड मेनली हिज हेट्रेड ऑफ वायलेंस, यानी कि लियो टॉल्स्टॉय से तो उन्होंने जो हिंसा है, हिंसा के प्रति जो उनकी नफरत थी, और जो कंज्यूमरिज्म था, यानी कि उपभोक्तावाद था, उस चीज़ से उन्होंने ऊपर गए इस चीज़ से। और लेटर से, यानी कि जॉन रस्किन से उन्होंने क्या सीखा, रेस्पेक्ट फॉर लेबर, यानी कि जो श्रम के प्रति और जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके प्रति आपका सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति आपकी इज्जत होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने सीखी। नेक्स्ट GS2 से आता है। नेक्स्ट GS2 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, डेथ्स इनएक्यूरेसीज एंड स्टैटिस्टिक्स द केस ऑफ द SRS, यानी कि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, वहाँ से आ रहा है कि कहा जा रहा है कि जो हमने डेथ्स रिकॉर्ड करी हैं, वो कुछ इनएक्यूरेट है, यानी कि सही नहीं है। काउंटिंग द डेड इज़ अ डॉन्टिंग टास्क, स्पेशली इन इंडिया। भारत में अगर हम कहें कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, उसको काउंट करना अपना में बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है ये। द कंट्री अकाउंट्स फॉर रफली 17% ऑफ द डेथ्स वर्ल्ड वाइड, तो यानी कि पूरे भारत में जो डेथ होती हैं, पूरे विश्व की 17% डेथ्स लगभग होती है। बट स्टिल डज नॉट हैव अ सिस्टम दैट कैन एक्यूरेटली काउंट द नंबर ऑफ डेथ्स, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम एक्यूरेटली ये नाप सकें, ये मेजर कर सकें कि कितनी डेथ्स हमारे यहाँ हो रही हैं। वाइल द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS और जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है SRS मेजर मोर्टेलिटी, बोथ कम विद देयर ओन लिमिटेशंस। अब देखिए, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो चाहे और चाहे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो, दोनों के दोनों ये तो देखते हैं कि कितनी मृत्यु हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो इनमें कुछ ना कुछ अपनी दिक्कतें हैं। CRS इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स। अब देखिए, CRS क्या है, ये एक रिकॉर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि बर्थ हुआ, डेथ हुई, या स्टिल बर्थ है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है जब एक बच्चा पैदा होता है लेकिन वो उसके अंदर जान नहीं होती, यानी कि मरा हुआ बच्चा जब पैदा होता है, उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। तो जब ये ऐसे पैदा होते हैं तो वो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एंटर किया जाता है। बट नॉट ऑल डेथ्स आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, लेकिन सभी डेथ्स को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है भारत में। एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर इज रिकॉर्डेड बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ 21 डेज। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर किसी बच्चे का या किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसको 21 दिन के अंदर, यानी कि उसकी मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर उसको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर एंटर करवाना होता है। लेकिन अगर किसी ने, भारत में ऐसा बहुत बार होता है कि 21 दिन का जो वो समय होता है वहाँ में, यानी कि उस समय का जो काल है, वो टाइम पीरियड के अंदर लोग रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पाते। SRS अपने आप में एक लार्ज स्केल सर्वे है दैट प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट ऑफ द डेथ रेट और द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन।
वाइल द SRS इज कंसिडर्ड फार मोर रिलायबल। देखिए जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा विश्वसनीय कहा जा रहा है सिविल रजिस्ट्रेशन से। रिपोर्ट्स स्टेट दैट इन सेवरल स्टेट्स रजिस्टर्ड डेथ्स एक्सीड द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड बाय द SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 रिलीज इन सितंबर 2022। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो SRS की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है 2020 की, ये कब रिलीज़ की गई? ये सितंबर 2022 में रिलीज़ की गई। ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट द डेथ रेट वॉज 6 पर 1000 इन 2020 की जो डेथ रेट है वो 6 पर 1000 व्यक्ति है 2020 में। और इन अ ईयर अफेक्टेड बाय द पैंडमिक, कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के टाइम पे अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि 2019 से, क्योंकि 2019 में भी डेथ रेट 6 था पर 1000 लोगों के, 2020 में भी यही था, यानी कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर हम यही देखें तो लेकिन 2020 में अगर हम बात करें तो CRS ये शो करता है कि 8.2 लाख एक्सेस डेथ हुई हैं भारत के अंदर। तो अगर ये 8 लाख एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा जो डेथ हुई हैं, जो नॉर्मली हर साल डेथ्स होती थी, उनके मुकाबले अगर 8 लाख लोग ज़्यादा उनकी मृत्यु हुई है तो वो मृत्यु हुई कैसे, कहाँ से आए हैं वो लोग? तो एक्सेस डेथ्स क्या हैं? ये डिफरेंस है जो रजिस्टर्ड डेथ है 2020 की और जो एवरेज नंबर ऑफ डेथ हुई है 2018 और 2019 की। जैसे कि यूपी है, बिहार है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे हमेशा से रजिस्ट्रेशन कम ही होता आया है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। यूपी में अगर देखें तो रजिस्टर्ड डेथ्स में 2020 में अपने आप में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है, जो कि अपने आप में एक आप कह सकते हैं शॉकिंग एक इंस्टेंस है। नेक्स्ट आता है ओपेक प्लस की। अगर हम बात करें तो ओपेक प्लस क्या है एंड वाई हैव दे स्लैश्ड ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि ओपेक प्लस क्या है और उन्होंने जो तेल का जो उनका प्रोडक्शन है, ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम क्यों हो गया है, क्यों कम कर दिया है, उसकी बात करते हैं। तो पहली बात तो ओपेक क्या है? ओपेक है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि जो तेल का और पेट्रोल का एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, निर्यातक देश हैं जो उनको निर्यात करते हैं, उनके देशों का एक समूह है। और ओपेक के साथ ओपेक प्लस इसलिए लग दिया गया, यानी कि कुछ पहले ओपेक कंट्रीज़ हुआ करते थे, अब प्लस में कुछ और देश भी आ गए हैं, जैसे रशिया भी आ गया है उसके साथ, तो इनको मिला के ओपेक प्लस कंट्रीज़ हो गए हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूस करने वाले जो देश हैं उनका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और उसके जो एलाइज हैं यानी उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको मिलाकर ओपेक प्लस बना दिया गया है। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये तेल का जो प्रोडक्शन है वो 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट करेंगे, जिसकी वजह से तेल के जो दाम हैं वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो ओपेक प्लस क्या है? अगर हम ओपेक प्लस की बात करें तो स्टैब्लिश्ड इन 1960, इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं? फाउंडिंग मेंबर्स हैं ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला है। और उसके बाद से देखें तो ओपेक में इस टाइम पे 13 मेंबर स्टेट्स हैं। इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, लेकिन आज के समय इसमें 13 राज्य हैं। राज्य का मतलब है 13 देश हैं यहाँ पे। विद द एडिशन ऑफ अनदर 11 एलाइड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, अब रशिया भी इसमें जुड़ गया है, तो इसकी वजह से इसको ओपेक प्लस कहने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? ऑब्जेक्टिव है टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज़, की हमें कोऑर्डिनेट करना है और यूनिफाई करना है, यानी कि सभी देशों के बीच में एक समन्वय लेके आना है, एकीकरण करना है सभी पेट्रोलियम पॉलिसी का, जो भी उसके देश हैं उन सबके, एंड इंश्योर द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल मार्केट्स, और ऑयल के तेल में यानी कि ऑयल के मार्केट में, तेल के मार्केट में एक स्टेबलाइजेशन आए रहे, यानी कि एक हम कहें कि स्थिरता बनी रहे, उसके लिए इसको लाया गया है। इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड एफिशिएंट, कि एक एफिशिएंट, प्रभावी, इकोनॉमिक हो, यानी कि आर्थिक के रूप में हमारी सही हो, और रेगुलर सप्लाई मिलती रहे पेट्रोलियम की उसके कंज्यूमर्स को। दे अकाउंट फॉर रफली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल, तो दुनिया का जितना भी कच्चा तेल है उसका लगभग 40% इन ओपेक देशों से ही निकल के आता है, और 80% जो दुनिया के ऑयल रिजर्व्स हैं वो इन्हीं देशों के अंदर हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट आता है GS3 से आ रही है न्यूज़। सबसे पहले कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जो मिला है उसको देख लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ जो मिला है केमिस्ट्री में वो कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस को मिला है। और जो के बेरी शार्पलेस हैं उनको अपने करियर का दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला है। तो तीनों ने जो काम किया है वो काम किया है क्लिक केमिस्ट्री पे, इन विच मॉलिक्यूल्स स्नैप टुगेदर, यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे से टकराते हैं बहुत तेज़ी से, विदाउट द नीड फॉर अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड टू मैनी अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स, और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के टकराते भी हैं और उनका कोई अनवांटेड बाई प्रोडक्ट निकलता भी नहीं है, यानी कि ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता जिसकी ज़रूरत ना हो। देयर वर्क हैज़ एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि उनके जो काम है उसमें जो एप्लीकेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस,
इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस मेथड का इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार जो नोबेल प्राइज़ मिला है क्लिक केमिस्ट्री में, तो वो क्लिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? हेल्थ से रिलेटेड इशू में, कैंसर के इलाज के लिए कर सकते हैं। बेटोजी इज़ बेस्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, कैलिफोर्निया में। शार्पलेस जो है वो स्क्रिप्स रिसर्च कैलिफोर्निया में है, और मेल्डल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के हैं। तो बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डल आर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022 बिकॉज दे ब्रॉट केमिस्ट्री इनटू द एरा ऑफ फंक्शनलिज्म एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। तो इन दोनों ने क्लिक केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन है उसको लेके आए। दे शेयर द प्राइज विथ कैरोलिन who took click chemistry to a new dimension and began using it to map cells। तो अब इन दोनों ने, यानी कि बेरी शार्पलेस ने और मेल्डल ने, तो क्लिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन दिया, क्लिक केमिस्ट्री को बनाया, और क्लिक केमिस्ट्री को फिर उसका जो एप्लीकेशन किया वो बेटोजी ने किया, और बाद में इसको सेल्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि जिससे हमें कैंसर के बारे में पता चल रहा है। हर बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस आर नाउ contributing to more targeted cancer treatment among many other applications, यानी कहीं और भी एप्लीकेशंस हैं, कहीं और भी चीज़ें हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो इस्तेमाल हो रहा है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हो रहा है। शार्पलेस केम अप विद द टर्म क्लिक केमिस्ट्री एंड वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन इट। मेल्डल इंडिपेंडेंटली ऑफ शार्पलेस केम अप विद अ स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रायोजोल विच हैज़ मैनी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस। तो जो शार्पलेस हैं एक नए केमिकल स्ट्रक्चर के साथ आए हैं जिसका नाम ट्रायोजोल है। देखिए ये सभी टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर भी सवाल आ सकता है, ट्रायोजोल के ऊपर भी सवाल आ सकता है। बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस टेक प्लेस लिविंग सिस्टम्स विदाउट इंटरफेयरिंग विद नेटिव बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब देखते हैं क्लिक केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्स ऑफन ट्राई टू रिक्रिएट कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल। देखिए जो केमिस्ट हैं वो ट्राई करते हैं कि वो रिक्रिएट करें, यानी दोबारा से बनाएं कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स फाउंड इन नेचर, जो नेचर में हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल अगर रासायनिक अणु जो हमें मिलते हैं उनको हम दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस हैज़ एप्लीकेशंस अमंग अदर थिंग्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि मेडिसिन जो बनती हैं अलग अलग केमिकल्स को इस्तेमाल करके बनती हैं। तो क्लिक केमिस्ट्री फिर उसी का नाम है। दिस प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो उसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए क्लिक केमिस्ट्री रोल प्ले करती है। साइंटिस्ट्स इंजीनियर मॉस्किटोज दैट कैन नॉट स्प्रेड मलेरिया ऑफर होप ऑफ एरेडिकेटिंग डिजीज़। अब देखिए साइंटिस्ट ये भी काम कर रहे हैं कि हम इंजीनियर कर ले मॉस्किटोज़ को, जिससे कि मलेरिया का जो स्प्रेड है वो रुक जाए। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज़ बनाए हैं टू स्लो द ग्रोथ ऑफ मलेरिया कोजिंग पैरासाइट्स। डिजीज़ इज ट्रांसमिटेड बिटवीन पीपल थ्रू अ फीमेल मॉस्किटो। सबको पता है कि मेल मॉस्किटो कभी भी नहीं काटता है, ये आपको पता होना चाहिए कि मेल मॉस्किटो जो है वो कभी भी नहीं काटता है, फीमेल मॉस्किटो ही काटती हैं। यानी कि जो भी लोगों को मच्छर काटते हैं वो क्या होती हैं, वो फीमेल होती हैं, मादा मच्छर होते हैं, नर मच्छर नहीं होते। और मादा मच्छर क्यों काटते हैं? मादा मच्छर ही इसलिए काटती है हमेशा क्योंकि मादा मच्छरों को अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट रिच खून चाहिए होता है, जिससे कि वो अपने अंडों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें। द पैरासाइट डेवलप्स इनटू इट्स नेक्स्ट स्टेज, फिर मॉस्किटो गट में जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में जाती है। मॉस्किटोज हैव बीन इंजीनियर टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर हम देखें तो सिर्फ 10% मॉस्किटोज ऐसे हैं जो इतने लंबे समय तक ज़िंदा रहते हैं कि वो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारियों को फैला सकें, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है दुनिया में जो उनसे प्रभावित रहती है, उनकी वजह से मलेरिया का शिकार होती हैं और कई लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक का कहना यह है कि 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी में आ गए हैं, यानी कि गरीबी में आ गए हैं 2020 में। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022, यानी कि विश्व बैंक की रिपोर्ट है, गरीबी और साझा समृद्धि 2022 की रिपोर्ट है। उसमें उनका कहना यह है कि लेटेस्ट एस्टिमेट उन्होंने दिए हैं और ट्रेंड्स दिए हैं कि जो ग्लोबल पॉवर्टी यानी जो वैश्विक, अगर हम कहें कि वैश्विक गरीबी जो हो रही है, और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी यानी कि जो साझा समृद्धि के ऊपर उन्होंने बताया है। इट प्रोवाइड्स द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लुक एट द लैंडस्केप ऑफ पॉवर्टी। फिर ग्लोबल प्रोग्रेस जो है रिड्यूसिंग, वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है और एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है। आफ्टर कोविड-19 द बिगेस्ट सेटबैक टू ग्लोबल पॉवर्टी इन डेकेड्स। अब कोविड-19 जो है वो सबसे बड़ा सेटबैक रहा है ग्लोबल पॉवर्टी के लिए कई दशकों में। फिर राइजिंग फूड, जो खाने के दाम हैं, एनर्जी के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट शॉक्स की वजह से,
और दुनिया के जो बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में भी ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यानी कि दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स की बात की जा रही है, यूक्रेन और रशिया की बात की जा रही है, कि उन दो देशों के बीच में भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है। रिपोर्ट एनालाइसिस हाउ फिस्कल पॉलिसी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पैंडेमिक टू सपोर्ट द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी किस तरह से हमने प्रधानमंत्री अन्न योजना चलाई और तमाम जो स्कीम चलाई, 1.7 लाख करोड़ का भारत सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए एक बजट भी पेश किया। तो उन सब चीज़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट कह रही है कि फिस्कल पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया पहले साल में पैंडेमिक के। इट ऑल्सो शेड्स लाइट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस, कि टैक्सेस पे क्या प्रभाव पड़ा है, ट्रांसफर्स पे, सब्सिडीज़ पे, इन इक्वालिटी इन 94 कंट्रीज़ बिफोर 2020। तो 94 देशों के ऊपर उन्होंने बात कही है। तो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 ने डिसरप्ट कर दिया है लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ डिक्लाइनिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्री कोविड प्रोजेक्शन था, ये वाला ब्लैक वाला, कि कोविड से पहले ये हुआ, लेकिन करंट प्रोजेक्शन ये है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि भारत का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ग्लोबल पुअर में, वो अपने आप में देखें तो नंबर ऑफ़ पुअर पूरी दुनिया में जो हैं वो इतने थे 648.1, और नंबर ऑफ़ पुअर जो भारत में हैं वो यहाँ थे 136.8। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये कितनी लिमिट हो गई है, 192.8 अपर लिमिट तक पहुँच गए हैं। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट न्यू इंसाइट्स इनटू द इम्पैक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं ये देखते हैं सबसे पहले। तो इट स्टेट्स दैट ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन हैज़ बीन स्लोइंग। पहली बात तो जो विश्व में पॉवर्टी रिडक्शन है, यानी गरीबी उन्मूलन है, गरीबी को हम जो ख़त्म करने के लिए चल रहे थे, उसकी स्पीड स्लो हो गई है पहली बार 2015 के बाद से, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और कोविड पेंडेमिक की वजह से दिक्कत आई ही थी। 2015 में ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट हैड बीन कट बाय मोर देन हाफ, सिंस देन पॉवर्टी रिडक्शन है स्लो। 2015 के बाद से जो पॉवर्टी का रिडक्शन है, गरीबी का कम होना है, वो धीरे हो गया है, इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक अपीवल्स ब्रॉट ऑन बाय कोविड-19। अब देखिए इकोनॉमी में दिक्कतें आई हैं कोरोना के आने की वजह से, फिर यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ उसके वजह से दिक्कत आई रही हैं। ग्लोबल गोल जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को 2030 में ख़त्म होने का, बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये हो पाएगा। 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हमें वैश्विक जो गरीबी है उसको ख़त्म करना है। फिर आता है इन 2020 में देखें अगर हम, तो नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग बिलो द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन रोज बाय ओवर 70 मिलियन, यानी 7 करोड़ लोग और बढ़ गए हैं, वो लोगों की संख्या बढ़ गई हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। द लार्जेस्ट 1 ईयर इंक्रीज सिंस ग्लोबल पॉवर्टी मॉनिटरिंग बिगेन इन 1990। एज अ रिजल्ट एक एस्टिमेटेड 719 मिलियन, यानी अगर हम देखें 719 मिलियन लोग सब्सिस्टेड ऑन लेस देन $2 अ डे बाय द एंड ऑफ 2020। तो ये कहा जा रहा है कि मात्र $2 कमा पा रहे हैं वो। $2 का मतलब आज के हिसाब से देखें तो 160-170 रुपये के हिसाब से देखें तो सिर्फ इतने रुपए कमा पाते हैं पूरे दिन में। राइजिंग इनइक्वालिटीज़ की बात करें कि जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पुअरेस्ट पीपल बोर द स्टीपेस्ट कोस्ट ऑफ द पैंडेमिक। सबसे बड़ा जो दंश झेला है महामारी का, वो गरीब लोगों ने झेला है। इनकम लॉसेज एवरेज्ड 4% ऑफ द फॉर द पुअरेस्ट 40%, डबल द लॉसेज ऑफ द वेल्दिएस्ट 20%। देखिए जो वेल्दिएस्ट हैं उनके तो जो नुकसान है वो कम हुआ है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। 40% नुकसान हुआ है, अमीर लोगों का मात्र 20% हुआ है। ग्लोबल इनइक्वालिटी रोज एज अ रिजल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स। और ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है, यानी कि विश्व में जो असमानता है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, वो बहुत टाइम बाद ऐसे हुई है, बढ़ी है। ग्लोबल मीडियन इनकम डिक्लाइन बाय 4% इन 2020। फर्स्ट डिक्लाइन हुआ है जब से मीडियन इनकम नापनी शुरू करी है 1990 से। नेक्स्ट आता है कि भारत का पॉवर्टी लेवल अगर हम देखें तो भारत में गरीबी का क्या स्तर है, अगर उसको हम देखें तो प्रीवियस एस्टिमेट ये दिखाते हैं कि पॉवर्टी हेड काउंट रेट जो है वो था $1.90 ऑफ 10.4% इन 2017। लेटेस्ट ये शो कर रहा है सिन्हा रॉय की कमेटी के हिसाब से कि पॉवर्टी एट द $1.90 पॉवर्टी लाइन वाज 13.6%। तो 1.90 के हिसाब से तो 13% लोग जो हैं वो गरीब हैं। हाउएवर द रिपोर्ट यूजेस डेटा फ्रॉम CMIE, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि CMIE 2011 के बाद से कोई भी ऑफिशियल एस्टीमेट नहीं रख रहा है, ऑफिशियल डेटा नहीं रखना है, जिसकी वजह से हम ये नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। सर्वे करवाया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने, NSSO ने। यूज टू मेजर पॉवर्टी इज़ द 2011-12 नेशनल सैंपल सर्वे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नॉट टू रिलीज़ द 2017-18 रिपोर्ट। 2017-18 रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया है सरकार, जो गरीबी के आंकड़े हैं उसको छुपा रही है, लोगों को दिखा नहीं रही है। बट इट कुड नॉट हैव लेफ्ट इंडिया आउट ऑफ द पॉवर्टी एस्टिमेट्स, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया के सबसे बड़ी गरीब पॉपुलेशन में से एक है। ड्यू टू इंडिया साइज, लैक ऑफ रिसेंट सर्वे
डेटा फॉर द कंट्री सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। तो ग्लोबल पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इस टाइम पे भारत का, जिसको कम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट स्टेट्स दैट गिवन द कंट्री साइज एंड इंपॉर्टेंस फॉर ग्लोबल एंड रीजनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स, CMIE डेटा हेल्प्स फिल एन इंपॉर्टेंट गैप। वर्ल्ड बैंक ने क्या सजेशन दिए हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 3 स्पेसिफिक सजेशन हैं जो फिस्कल पॉलिसी, देखिए 2 तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश का जो RBI होता है, RBI की तरह, यानी कि जो उस देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो लेके आता है, और फिस्कल पॉलिसी लेके आती है उस देश की सरकार। तो पहला तो क्या है, पहला तो ये है चूज टारगेटेड कैश ट्रांसफर इंस्टेड ऑफ ब्रॉड सब्सिडी, कि आप डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसा भेजो, ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वे काम करने की इच्छा उनके अंदर होगी, आप उनको सब्सिडी मत दो, डायरेक्ट उनके हाथ में पैसा दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म पब्लिक स्पेंडिंग करो, यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लंबी ग्रोथ के लिए, लंबे समय की ग्रोथ के लिए आप उसमें स्पेंडिंग करो। और तीसरा है कि टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करो विदाउट हर्टिंग द पुअर, कि बिना गरीबों को सताए, ऐसा ना हो कि गरीबों पर टैक्स बढ़े, उनका ऊपर टैक्स ना बढ़ाकर कुछ अमीर लोगों के ऊपर आप टैक्स बढ़ाओ, और कुछ इस तरीके से टैक्स लेने के तरीके निकालो जिससे कि गरीब व्यक्ति को उसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो गाइज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कैसे लग रहे हैं आपको ये, उसके बारे में जरूर बताइएगा। कोई आपका फीडबैक है, सेशन है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।